जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सीटेट ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो बिहार के सापेक्ष हमको बताना है जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति। और छोटा सा बनाते हैं। मान लीजिए भारत है, बिहार किधर है? बिहार यहाँ पे है, बिहार। अब इसी के सापेक्ष हमको क्या बताना है? जम्मू कश्मीर और गोवा। तो बिहार के सापेक्ष देखिए, जम्मू कश्मीर यहाँ पे है और गोवा कहाँ है? यहाँ गोवा है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं ऐसे। गोवा इधर है। इधर क्या होता है? ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो जम्मू कश्मीर किधर है? बिहार के उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में। और गोवा किधर है बिहार के? साउथ वेस्ट में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है पूर्व और पश्चिम, तो पूर्व में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। पश्चिम और पूर्व, ये भी गलत। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में। तो बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर उत्तर पश्चिम में है और गोवा दक्षिण पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आशा करता हूँ आप सभी लोग को अच्छे समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमा होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। ऑप्शन बी, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। ऑप्शन सी, सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। ऑप्शन डी, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। ठीक है, मान लीजिए क्या वाष्पीकरण पूछा है, इवापोरेशन। तो इवापोरेशन जहाँ का सतह ज़्यादा होगा, ठीक, वहाँ से इवापोरेशन ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। मान लीजिए क्या है, घर के वस्तुओं से चलते हैं। मान लीजिए क्या है, थाली है, ये क्या है, कटोरी है, दोनों में पानी रखा हुआ है। इससे ज़्यादा इवापोरेशन होगा किससे? ज़्यादा पानी वाष्प किससे बनकर निकलेगा? थाली वाले से। तो इसका सतह क्षेत्रफल क्या है? सतही क्षेत्रफल अधिक है, इसलिए इससे क्या होगा? अधिक इवापोरेशन होगा। और इसका सतही क्षेत्रफल कितना है? कम है, तो इससे कम होगा। और टेम्परेचर पे आते हैं। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर अधिक बढ़ाएंगे तो अधिक तेज़ी से इसमें से जल वाष्प बन के उड़ेगा और इसमें से कम वाष्प बन के उड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका सतह क्षेत्रफल कम है। ठीक, तो इसके आधार पर क्या हम कर सकते हैं कि सतह क्षेत्रफल भी अधिक होना चाहिए और तापमान भी अधिक होना चाहिए। अगर तापमान कम है फिर तब पर भी क्या होगा? वाष्पीकरण कम होगा। तापमान ज़्यादा रहेगा तभी वाष्पीकरण अधिक होगा और सतह क्षेत्रफल भी अधिक रहेगा तभी सबसे अधिक वाष्पीकरण होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होना चाहिए। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? स्थानांतरित खेती का मतलब झूम कल्टीवेशन या झूम खेती, इसे इंग्लिश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? झूम खेती। ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी दक्षिण क्षेत्र, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो झूम कल्टीवेशन कहाँ होता है? भारत के जो 7 सिस्टर राज्य हैं वहाँ पे सबसे अधिक खेती होती है झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो कहाँ पे है 7 सिस्टर? ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ऑप्शन बी यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, ऑप्शन सी इन जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ऑप्शन डी बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी का जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य है ये छाट लेते हैं, तो असत्य हमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यह पानी, पहला क्या है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। टिकाऊ बांध टिकाऊ विकास, ये एप्रोप्रिएट क्वेश्चन आंसर नहीं लग रहा है। ऑप्शन बी देख रहे हैं, यह पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करता है। तो ये क्या है? सही बात है, बांध पानी और हवा को प्रदूषित नहीं करता है। इन जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, पर्यावरणीय प्रभाव बहुत होते हैं, बाढ़ आ जाता है कहीं कहीं। ठीक है, ये भी सत्य है। ऑप्शन डी बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी का जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, ये भी सही है। क्यों? अगर हम किसी नदी पर बांध बना देते हैं तो उसका जल क्या हो जाता है? रुक जाता है, जिससे क्या होता है? जो नदी का प्रवाह होता है वो भी बाधित होता है। तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो नहीं के हिसाब से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये क्या हो जाएगा? नहीं के हिसाब से सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें बताना है। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? ग्रीन हाउस क्या होता है? जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो। ग्रीन हाउस वह गैसें होती हैं जिनकी वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो कौन कौन सा होता है? CO2 होता है, जलवाष्प भी होता है, मीथेन भी होता है, और क्लोरोफ्लोर CFC भी होता है, N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, और ओजोन होता है। ये सब जितनी गैसें हैं ये क्या करती हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट डालती हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करती हैं, वायुमंडल का टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, और जलस्तर बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है? जलस्तर बढ़ने के साथ साथ बर्फ पिघल रहे हैं। ठीक, तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ए भी है, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है। तो इसका मतलब डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ठंडा रेगिस्तान कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में, भारत में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में ठंडा रेगिस्तान पाया जाता है। ठीक, ठंडा रेगिस्तान मतलब बर्फ जहाँ पे पड़ता है।
तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। ऑप्शन बी, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ऑप्शन सी, रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है। ऑप्शन डी, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। तो रेगिस्तान मानसून से पूछा है, तो मानसून के आधार पे हम क्वेश्चन आंसर देंगे, क्वेश्चन का आंसर देंगे मानसून के आधार पे। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हिमालय है वो मानसून को जम्मू कश्मीर या लद्दाख में जाने नहीं देता है, पहले ही रोक देता है। जो पहाड़ हिमालय पर्वत है वो क्या करता है, मानसून को रोक देता है। इससे क्या हो जाता है, वृष्टि छाया बनता है। वृष्टि छाया का मतलब जहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक, मान लीजिए क्या है, हिमालय है, अब मानसून से इधर आ रहा है, टकरा कर वापस चला आया, तो यहाँ पे क्या होगी, बारिश नहीं होगी, यहाँ पे बारिश नहीं होगा। तो यही क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश है। ठीक, तो ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसलिए क्या होता है वहाँ पे मानसून से वो प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। मतलब जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कौन सा ऑप्शन जिम्मेदार है ताजमहल के पीला होने के लिए। ऑप्शन ए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी, सल्फर। ऑप्शन डी, क्लोरीन। क्या होता है जब वायुमंडल में फैक्ट्रियों द्वारा, जहाँ पे अधिक फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, फैक्ट्री, ऑटोमोबाइल्स, कंपनियाँ, ये सब के द्वारा क्या होता है, वायुमंडल में SO2 गैस रिलीज कर दी जाती है, रिलीज कर दी जाती है। जिससे क्या होता है, जब वायुमंडल से जलवाष्प से गुजरता है, जल मतलब कि बारिश होती है, तो बारिश क्या होता है, जब SO2 वायुमंडल से गुजरता है तो SO2 से क्रिया करता है, क्रिया करके क्या बना लेता है, H2SO4 बना लेता है। और जब H2SO4 बना लेता है तो क्या आता है, जब पृथ्वी पर आता है, ताजमहल पे पड़ता है H2SO4। H2SO4 का मतलब कि तेजाब है। तब इसकी वजह से क्या हो जाता है, ताजमहल पीला होने लगता है, ताजमहल खुरदरा हो गया है। किसकी वजह से, H2SO4 बनता है। किसकी वजह से बनता है, SO2 की वजह से। तो ताजमहल के पीला होने के लिए निम्नलिखित में कौन सा जिम्मेदार है, सल्फर डाई ऑक्साइड, SO2। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। SO2 गैसें सबसे ज़्यादा कहाँ से रिलीज होती हैं, जितनी भी हमारे भारत में फैक्ट्रियाँ लगी हैं, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल फैक्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, इस सब से क्या होता है, SO2 गैस रिलीज होती है, जो वायुमंडल में प्रेजेंट रहती हैं और वर्षा जल के साथ मिलकर ताजमहल पे जब पड़ता है तो उसको क्या करता है, पीला कर देता है, खुरदुरा कर देता है, उसकी चमक को इफेक्ट डालता है उसकी चमक पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, गोलकोंडा किला किसने बनवाया। गोलकोंडा किला किसने बनवाया। ऑप्शन ए, चोला ने, चोल रहेगा यहाँ पे, चोला राजवंश। ऑप्शन बी, चालुक्य राजवंश। ऑप्शन सी, काकतीय राजवंश। ऑप्शन डी, पल्लव राजवंश। ठीक है, तो गोलकोंडा किला किसने बनवाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काकतीय राजवंश। काकतीय राजवंश। तो ये दक्षिण भारत का राजवंश था। दक्षिण भारत का राजवंश था, कहाँ में, दक्षिण भारत में, तेलंगाना। ठीक है, गोलकोंडा किला का निर्माण काकतीय राजवंश ने ही करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो हमको अब पता रहना चाहिए घनत्व के बराबर क्या होता है, फार्मूला पता रहना चाहिए। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन, यही फार्मूला होता है। तो अब हमको पूछा है द्रव्यमान के बारे में, तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन।
तो घनत्व कितना दिया है 15 और आयतन कितना दिया है 3, तो 15 3 45 ml है, ग्राम है, तो हमको यहाँ पे कितना आ जाएगा ग्राम में आएगा आंसर 45 ग्राम। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा 45 ग्राम, तो इसका राइट आंसर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी भार। तो हमको बताना है इसमें से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। अदिश राशि वे राशियां जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जो परिमाण होता है उसका ज्ञान होता है इसमें। मतलब अदिश राशि वे राशियां हैं जिनमें दिशा नहीं होती है और परिमाण होता है। परिमाण मतलब कि उसकी मात्रा होता है, लेकिन इसमें क्या दिशा नहीं होता है। और सदिश राशि क्या होती है? दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक, तो अदिश राशि तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। और गुरुत्वाकर्षण, संवेग और भार ये सब तीनों क्या है? सदिश राशि। ठीक है, सदिश में और क्या हो सकता है? वेग, बल, ये सब क्या है? सदिश है। और अदिश में कौन कौन सा हो सकता है? दूरी, चाल, द्रव्यमान तो है ही। ठीक, सदिश में एक और कर लीजिए, विस्थापन। विस्थापन भी कैसा है? सदिश राशि है। 13, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? तो हम सभी को पता है कि जो पृथ्वी पर वस्तु का भार होता है पृथ्वी पर वस्तु का भार होता है उसका 1/6 गुना वस्तु का भार चंद्रमा पर होता है। भार चंद्रमा की सतह पर होता है। ठीक है, तो हमको पृथ्वी पर वस्तु का भार पता करना है, तो हम क्या करेंगे? चंद्रमा की सतह पर 10 kg है, तो हम क्या करेंगे? अब 10 kg बराबर क्या हो जाएगा? 1/6 चंद्रमा पर वस्तु का भार। सॉरी, ऐसे नहीं, 1/6 गुना वस्तु का भार होता है। मतलब अगर हम 1/6 है तो यहाँ पे चंद्रमा की सतह पर वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 10 kg। ठीक, तो अब इसका क्या हो जाएगा? किसके बराबर है? 1/6 के बराबर है 10 गुना। ठीक, तो अब 10 का इधर 6 में 10 को गुणा कर दें, कितना हो जाएगा? 60 kg। तो पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा? 60 kg। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 60 kg। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? हमको बताना है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, उसमें से कौन सी गतिविधियां ईवीएस कक्षा में उपयोग की जाती हैं। एक किसका क्वेश्चन है? ईवीएस पेडागोजी का है।
ईवीएस पेडागोजी का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए चित्र खींचना, ऑप्शन बी फील्ड भ्रमण, ऑप्शन सी सैंपल का उपयोग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ये जो तीनों गतिविधियां हैं वो ईवीएस की कक्षा में उपयोग की जाती हैं। ठीक, और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ईवीएस की जो गतिविधि है क्या है, फील्ड भ्रमण कराना। ठीक, तो इसके में क्या हो जाएगा, जो उपयुक्त सभी तीनों हैं वो क्या हो जाएंगी, गतिविधियाँ तीनों उपयुक्त सभी होंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, अगर यही पूछता है उपयुक्त सभी के स्थान पे और कोई ऑप्शन दे के पूछता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी गतिविधि है, तो ये फील्ड भ्रमण क्या होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों के हिसाब से, क्योंकि इसमें बच्चे क्या करते हैं, फील्ड भ्रमण पर जाते हैं तो जो वस्तुएं देखते हैं उसके बारे में सोचते हैं, उसका विचार करते हैं, उसका आकलन करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, बच्चों का मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए फील्ड जो भ्रमण होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ईवीएस की अपेक्षा, ईवीएस के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर क्या 15 है, बाला का पूरा रूप क्या है। तो ये आप लोग के लिए है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करिएगा, ज़रूर से ज़रूर। हम देखेंगे कितने लोग ने किया है इसका आंसर। ठीक, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस सेशन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।